सो हाय एवरीवन, आज हम टॉपिक नया शुरू करेंगे एटॉमिक रेडियस। लास्ट क्लास में हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। और आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। इसमें हम 4 तरह की रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियस से। अगर हम बात करें कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सबसे पहले तो देखो हम ब्रीफ में समझते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है। देखो, अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें ना, तो देखो एटम क्या होता है। अभी तक हमने जो समझा है एटम को, वो कैसे समझा है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इस तरह से शेल होती है। तो अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। तो फिलहाल अगर हमें इसकी रेडियस बतानी है, मतलब डिफाइन करनी है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसकी रेडियस को। देखो, आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, राइट। अब हम बोल सकते हैं ना कि जो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस है, वही हमारी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। देखो, कोई भी एक सर्कल होता है ना, उसकी रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्कल पे जो पॉइंट ले लो कोई भी एक, उस तक का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाती है रेडियस। तो अगर हम एटम को इस तरह से एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, आउटर मोस्ट शेल को, तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। सो ये क्लियर हो गया होगा एटॉमिक रेडियस क्या होती है। अब एटॉमिक रेडियस को हम एक बार डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाली शेल में भी होगा, ठीक है, बट हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। तो डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इन एन एटम, उसी को हम बोलेंगे इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, या इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो इस तरह से हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब देखो, एक चीज ना हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि एटॉमिक रेडियस जो होती है ना, इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस। देखो, इसका कारण क्या होगा। पहला कारण क्या है कि एटम कभी भी हमें एक सिंगली नहीं मिलता है कि देखो ये एक एटम हो गया, क्योंकि एटम होता है बहुत छोटा। अब ये होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में। एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में, और उस क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस को हमने डिफाइन किया। तो हमेशा ध्यान रखना कि इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस, टू मेजर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। रीजन क्या हो जाएंगे कि एन एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एन एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। एटम जो होगा वो आइसोलेटेड तो होगा नहीं, सिंगली तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब वो सिंगली ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके साथ कोई दूसरा एटम इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, तो हम कैसे बताएंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो थोड़ा डिफिकल्टी आती है इसको मेजर करने में, बट इसे हम कैसे ओवरकम करेंगे हम ये भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और सेकंड देखो क्या हो जाएगा, सेकंड होता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका जरूरी नहीं है कि पार्टिकल नेचर होगा, हो सकता है इसका वेव नेचर हो, और अगर इसका वेव नेचर होगा तो ये वेव की फॉर्म में मूव करेगा इस तरह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो क्या एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना इजी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियस से यहाँ पे देखते हैं ये डिस्टेंस अलग आएगी, और अगर न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस देखते हैं तो ये अलग आएगी। क्लियर। सो एटम अगर वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब वेव नेचर शो करेगा, तो उस केस में भी एटॉमिक रेडियस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है ना कि ये वेव की फॉर्म इस तरह से मैं बता रहा हूँ। अब सेंटर से क्या हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो हम कैसे बताएंगे एटॉमिक रेडियस, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां तक हमने जितना क्लियर किया, आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए
कि अगर हम बात करें सिंपली कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब हम बात करते हैं कि अगर जैसे अभी हमने बात करी एन एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अब अगर एटम आइसोलेटेड ही नहीं हुआ, ठीक है, मतलब इस तरह से हम दो एटम ले लेते हैं, एक एटम ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और एक एटम ये आ गया। ये एटम कुछ इस तरह से है, एक एटम ये है हमारे पास, ठीक है, सर्कल शेप में, एक एटम ये है और एक का न्यूक्लियस यहाँ पे, एक का न्यूक्लियस यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अच्छा ये कौन सा एटम है, ये होमोन्यूक्लियस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, होमोन्यूक्लियस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब होमोन्यूक्लियस का मतलब होता है सेम न्यूक्लियस वाले दो एटम के मॉलिक्यूल हैं। जैसे एग्जांपल हमारे हो जाएंगे होमोन्यूक्लियस, जैसे H2, O2, N2, Cl2, F2 एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, होमोन्यूक्लियस। देखो दो हाइड्रोजन है तो दोनों का न्यूक्लियस सेम ही होगा, और दो एटम है हाइड्रोजन के तो डाइएटॉमिक, ठीक है। अगर कोई होमोन्यूक्लियस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर हमें उसकी रेडियस बतानी है, तो देखो जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों एटम के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। मैंने क्या बोला कि अगर आपको दो एटम दे रखे हैं और उनके एटॉमिक रेडियस पूछ रखी है, तो क्या करना है, सिंपली उन दोनों एटम के जो सेंटर है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस देख लो कितनी है, और उस डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये IND की फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका हाफ कर दो। या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, इसका भी हाफ कर दो, तो वही हमारी कहलाती है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस निकालने का एक तरीका ये भी हो जाएगा, बट ये तरीका कहाँ अप्लाई होगा, किसी भी होमोन्यूक्लियस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है। क्या तरीका है कि जो दो न्यूक्लियस है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो और उसका हाफ कर दो, वही हमारी क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना कवर किया आई थिंक वो समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले हमने बात करी एटॉमिक रेडियस क्या होती है। सो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें कभी भी कोई एटम सिंगली नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा साइज होता है एटम का। और सेकंड इशू ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है वेव नेचर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा तो रेडियस कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है ना। और हमने बात करी अगर हमारे पास कोई होमोन्यूक्लियस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसकी अगर एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, वही हमारी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी, ठीक है। अब देखो एटॉमिक ये जो रेडियस होती है ना, एटम ही इतना छोटा होता है तो उसकी रेडियस तो और भी ज्यादा छोटी होगी। इसीलिए इसको जब हम मेजर करते हैं तो इसको हम किलोमीटर में मेजर नहीं करते, तो इसको हम बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है ना एटॉमिक रेडियस की जो यूनिट होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, हमेशा ध्यान रखना है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं और एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हमने मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में या माइल्स में नहीं निकाली क्योंकि एटम बड़ा थोड़ी ना होता है, एटम तो बहुत छोटा है, तो छोटा है तो उसकी यूनिट भी बहुत छोटी लेते हैं, लाइक एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस कितनी तरह की होती है, ठीक है। देखो चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, हर एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम ट्रेंड भी पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है अलोंग अ पीरियड, ठीक है, या डाउन अ ग्रुप, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, क्या कारण होता है इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। सो बॉन्ड के नेचर के बेसिस पे एटॉमिक रेडियस को हमने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास कोवलेंट रेडियस, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगी, कोवलेंट रेडियस। देन हमारे पास आती है आयनिक रेडियस, देन हमारे पास आ जाएगी आयनिक रेडियस। फिर हमारे पास आती है मेटेलिक रेडियस, फिर हमारे पास क्या आएगी, मेटेलिक रेडियस। और 4th नंबर पे हमारे पास आती है वैंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। ये गैसेस में पाई जाती है, नोबल गैसेस में। अगर हम बात करें इनके ऑर्डर की तो इनमें सबसे जो बड़ी रेडियस होती है, सबसे बड़ी वो होती है हमारे पास वंडरवॉल रेडियस। हमेशा ध्यान रखना है वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है।
क्योंकि सबसे वीक भी यही होती है। और फिर आती है मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग तो आयोनिक होती है, आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। वंडरवॉल बॉन्ड सबसे बड़ी होती है, ठीक है। देखो वंडरवॉल रेडियस जो होती है ना, ये गैसेस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गैसेस में। अब गैसेस में पाई जाएगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैस पार्टिकल के बीच में वो क्या होगा? कम होगा, लेस अट्रैक्शन। और अगर गैसेस पार्टिकल्स के बीच में लेस अट्रैक्शन होगा तो कोई भी दो एटम ले लो गैस मॉलिक्यूल के, उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? फिर ज्यादा होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो यहाँ पर रेडियस है वो भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मोर डिस्टेंस सो मोर एटॉमिक रेडियस, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियस क्यों ज्यादा होती है, समझ में आया ना? क्योंकि ये गैसेस में पाई जाती है। गैसेस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल में एटम दूर दूर होंगे तो सीधी सी बात है, उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगी, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है, मेटालिक रेडियस क्या होती है, एंड वंडरवॉल रेडियस क्या होती है। सो बच्चों यहाँ तक इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक चीज अभी तक हमने पढ़ी है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है और एटॉमिक रेडियस की यूनिट क्या होती है। तो एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की, सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। देखो कोवेलेंट रेडियस जब हम पढ़ रहे हैं तो आई होप कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्लियर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखो हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है। लेट्स से एक एटम यहाँ पर हाइड्रोजन का है और एक एटम यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन का है। अब इस हाइड्रोजन को भी डुएट कंप्लीट करनी है, तो ये एक एटम इससे शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी, और ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। कौन सी शेयरिंग हो रही है? म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है अगर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन शेयर कर रहा है तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बराबर शेयरिंग होगी। तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगी वो क्या बनेगी? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। तो देखो एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम ये है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रही है ना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं उसको हम अगर हाफ कर दें तो वही कहलाएगी इनकी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। क्योंकि देखो ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियस, तो इस बॉन्ड को अगर हम हाफ कर दें तो यही कहलाएगी हमारी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होती है एलिमेंट की, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस इज द स्मॉलेस्ट रेडियस, it is the smallest radius, it is the smallest radius of an element, ठीक है। क्यों होती है ये स्मॉलेस्ट रेडियस? बिकॉज जब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है ना, बिकॉज इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज स्मॉल, ठीक है, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है ना, लेट से एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ टॉर्च चीज को। लेट से हमारे पास एक एटम ये है और एक एटम ये है। अब ये देखो अलग अलग लग रहे हैं, बट ये मान लो कि दोनों इरेजर ही हैं, ठीक है, दोनों शार्पनर ही हैं।
सो अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है ना तो ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जब पास पास आएंगे, अब इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। अब जब इनके बीच की बॉन्ड इतनी छोटी हो गई तो इस बॉन्ड का अगर हम हाफ करते हैं एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, तो वो भी कितना क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है, वो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है ना तो दोनों एटम के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही कम हो गई तो उसका हाफ अगर हम करते हैं एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए तो वो भी तो कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर अलग अलग केसेस हम ले लेते हैं तो अलग अलग केसेस में कोवेलेंट रेडियस किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला केस तो हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में बच्चों देखो हम क्या लेंगे, हम लेंगे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगे H2, O2, N2 एक्सेट्रा। ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल आते हैं और इनकी हमें एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए दी जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो एक एटम ये हो गया हमारे पास और सिमिलरली एक एटम हमारे पास हो गया ये, ठीक है। इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है और इसका न्यूक्लियस है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस और ये हो जाएगी इसकी रेडियस बी। ये एटम ए ले लेते हैं और ये एटम ये भी ए ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है होमोन्यूक्लियर। तो आर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि जो ए से लेके ए तक की डिस्टेंस है, ए के न्यूक्लियस से दूसरे ए के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस, वो किसके बराबर है, आर ए प्लस आर ए के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ए। तो अगर हमें आर ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए डिवाइड बाय 2। कहने का मतलब ये है कि जो होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या होती है, हाफ होती है। ये डिस्टेंस ए टू ए का मतलब है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका क्या कर देना है, इसका हाफ कर देना है, वही क्या होती है, रेडियस हो जाती है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी बाई 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इसे हम क्वेश्चन की फॉर्म में करना चाहें तो क्वेश्चन की फॉर्म में भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक रेडियस जो है फ्लोरीन की, एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज 0.72 एंगस्ट्रॉम, और अगर मैं पूछूं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताओ, फाइंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन F2 मॉलिक्यूल, तो कैसे निकालोगे। देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है, क्योंकि देखो रेडियस क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ फ्लोरीन। तो रेडियस ऑफ फ्लोरीन दे रखी है 0.72, तो आंसर विल बी 1.44 एंगस्ट्रॉम। बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा, जहां पर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। देखो केस सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 केस हम बेसिकली पढ़ेंगे। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। देखो केस सेकंड की हम बात करते हैं, यहां पर हम हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ये हम लेंगे, ठीक है। बट एक कंडीशन लगाएंगे कि उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो या तो 0 होगा या फिर बहुत ज्यादा कम होगा। मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लेट से हमने एक एलिमेंट लिया, एक ए और एक एलिमेंट लिया बी। अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो नियरली इक्वल्स टू 0 है। सो उस केस में ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये बराबर होता है आर ए प्लस आर बी के। तो उस केस में डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, ये तो आर ए प्लस
Rb को हम ट्वाइस ऑफ Ra ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एटम है, एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों की डिस्टेंस को, तो अगर हमें Ra निकालना है यहाँ से, तो Ra निकालने का तरीका हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस माइनस रेडियस ऑफ बी, और अगर हमें Rb निकालना है तो ये हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस माइनस रेडियस ऑफ ए, इस तरह से निकालेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है कि लेट से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है 10 है और ए की रेडियस 3 है, तो बी की रेडियस कितनी हो जाएगी 10 माइनस 3 मतलब 7, सीधी सी बात है। बट जब होमो का केस था तो हमने क्या किया था, टोटल जितने डिस्टेंस थे उसका हाफ कर दो, वही 5 दोनों की हो जाएगी रेडियस, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस 3 के बारे में। केस थर्ड, देखो केस थर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हम हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे, यहां पर भी हम क्या लेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। बट ध्यान रखना है यहां पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 नहीं होगा, वो काफी बड़ी संख्या होगी। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके क्या, HCl, HF, HBr, HI, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लार्ज। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ना वो बराबर होता है Ra प्लस Rb, मतलब रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डेल En, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है बच्चों आपको याद रखना है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। ये कब लगेगा, हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में लगेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होगा, 0 से बड़ी संख्या होगी, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। इसका हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट से रेडियस ऑफ H हमें दे रखी है 0.37 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके अलावा हमें रेडियस ऑफ फ्लोरीन दे रखी है 0.72 एंगस्ट्रॉम, और हमें इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दे रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन दे रखी है 4। तो हमें पूछ रखा है फाइंड बॉन्ड लेंथ, फाइंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ HF मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है, कैसे कि सर आपने तो बताया था कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, H से लेके F तक की, वो किसके बराबर होती है, Ra प्लस Rb, ठीक है, और माइनस 0.09 इंटू डेल En, यही तो होता है। तो बहुत इजी है कि Ra तो हमें मतलब RH हाइड्रोजन कितना दे रखा है, ये फ्लोरीन कर दो यहाँ पे, है ना, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.37 और रेडियस ऑफ फ्लोरीन 0.72 माइनस 0.09, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो, 4 में से 2.1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1.9। बस इसको सॉल्व करना है, सो वी विल गेट अवर आंसर, ठीक है। यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 + 2 9 और 7 + 3 10 और ये 1.09 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 9 जो 81, 1 8 कैरी 9 1 9 और ये 17, तो 3 0 जाएगी 1 और ये 7, तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.919 एंगस्ट्रॉम के अराउंड आ जाएगा। तो ये हमारी एटॉमिक रेडियस आ गई, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। सो आई होप कोवलेंट रेडियस के ऊपर जो क्वेश्चन अगर बनेगा कभी तो आप कर लोगे। देखो बहुत सीधी सी बात है, कोवलेंट रेडियस को एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए आपको पहले कोवलेंट बॉन्ड को समझना होगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, जो दो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब उस बॉन्ड का हाफ कर दो तो वही क्या हो जाएगी, कोवलेंट रेडियस हो जाएगी, ध्यान रखना है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि कोवलेंट रेडियस जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होती है एलिमेंट की, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड बनती है तो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग मतलब इस तरह से ओवरलैप करते हैं एटम एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, चिपकते हैं तो पास पास आ जाते हैं। सो इस वजह से ये रेडियस जो होती है उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से उनकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट रेडियस निकाली जाती है, वो हमने एक एक करके तीनों केस डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे जो कि है आयोनिक रेडियस, ठीक है। आयोनिक रेडियस क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, और जो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में, ठीक है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो अगर हम आयोनिक रेडियस की बात करें ना,
सो आयोनिक रेडियस, देखो अब एटॉमिक रेडियस बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है वही होती है हमारी एटॉमिक रेडियस। तो अगर आयन की बात करें तो आयोनिक रेडियस कहलाएगी, ठीक है। सो हम बोलेंगे आयोनिक रेडियस में कि द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। मैं इनफैक्ट इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कहीं डेफिनेशन पूछ ली जाए तो प्रॉब्लम ना हो, कि द इफेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन, ठीक है, अप टू विच it has an influence in the ionic bond, उसी को हम बोलते हैं आयनिक रेडियस, ठीक है। देखो आयनिक रेडियस हमारी दो तरह की होती है, एक होती है कैटायनिक रेडियस और एक होती है एनायनिक रेडियस, ठीक है। एक एक करके हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कैटायनिक रेडियस, ठीक है। अब देखो कैटायनिक रेडियस को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले कैटायन को समझेंगे। कैटायन क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई न्यूट्रल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, तो उस पर क्या आता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हमारा कहलाता है कैटायन, ठीक है। तो उसकी जो रेडियस होगी, लाइक से जैसे सोडियम है, सोडियम को हम लिखते हैं 281, तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, मतलब 2,8 में। तो ये Na+ की जो रेडियस होगी उसी को हम बोलेंगे कैटायनिक रेडियस, बिकॉज सोडियम इज अ कैटायन, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना है कैटायनिक रेडियस से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोला जाता है कि द रेडियस ऑफ कैटायन is always smaller than their parent atom, देखो मीनिंग क्या है इसका, कि जो Na+ की रेडियस होगी ना वो हमेशा सोडियम से कम होगी। ऐसा क्यों बोला मैंने, ठीक है। तो इसका रीजन हम समझेंगे। देखो रीजन समझने के लिए आपको दो तरह के इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट, तो ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो रीजन समझते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, वाई मैंने ऐसा कहा कि द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। देखो दो रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। पहला रीजन तो बहुत ईजी है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे सोडियम ही था, यहाँ पर देखो सोडियम ही है 281, ठीक है, 281। तो 281 था तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया, अब ये 2,8 में कन्वर्ट हो गया। तो पहले इसके पास कितनी शेल थी, 3 शेल थी, ठीक है, 281 मतलब KLM। अब जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये Na+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब सिर्फ 2,8, राइट। सो अब इसकी जो थर्ड शेल है ना वो डिसअपियर हो गई। अब थर्ड शेल अगर डिसअपियर हो गई तो इसका साइज क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। अब साइज अगर छोटा हो गया तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस भी क्या हो गई, कम हो गई, तो रेडियस भी कम हो जाएगी। तो पहला रीजन तो यही लिखेंगे आप कि इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन वैलेंस शेल normally disappear, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सेकंड रीजन क्या हो जाएगा, देखो सेकंड रीजन थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। सेकंड रीजन पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं कि इन दी कैटायन जेड इफेक्ट। देखो जेड इफेक्ट वही बच्चा समझ सकता है जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जेड इफेक्ट के बारे में बात की थी, या जेड इफेक्ट को ही हम बोलते हैं पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्ट को हम बोलते हैं पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज। तो इन दी कैटायन जेड इफेक्ट और पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम, ठीक है। पेरेंट एटम के कंपैरिजन में जो कैटायन होता है उस पर जेड इफेक्ट या पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज्यादा होता है। देखो इसे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ जेड इफेक्ट क्या होता है। देखो जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा वो उसका न्यूक्लियस क्या होगा, पावरफुल होगा। ठीक है, उसका न्यूक्लियस क्या होगा,
पावरफुल। तो जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब होता है? जब न्यूक्लियस पावरफुल होता है, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। तो अगर न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है, इसका मतलब न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, मतलब वो वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींच रहा है, और वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींचेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसीलिए मैंने कहा कैटायन की रेडियस छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जेड इफेक्ट तो आपने समझ लिया, जेड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, नेट अट्रैक्शन। बट इस जेड इफेक्ट ज्यादा कैसे होता है और हम कैसे पता लगाएंगे कि जेड इफेक्ट ज्यादा है या कम है? तो अब मैं निकालना भी सिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस में। एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, बट अगर मैं कंफिग्रेशन देखूं तो यहाँ पर थी 281 क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 10 ही बचेंगे, तो 2,8 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं Z अपॉन ई निकालूं, Z अपॉन ई का मतलब होता है पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो Z अपॉन ई, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, वो तो 11 है, और E का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी 11 है। तो आंसर विल बी 1। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर Z अपॉन ई निकालते हैं तो Z कितना है? एटॉमिक नंबर तो वही है, बट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 10 बचे क्योंकि एक लॉस हो चुका है। तो Z इफेक्ट विल बी 1.1। इसका मतलब जो कैटायन है उसका Z इफेक्ट क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। और कैटायन का Z इफेक्ट ज्यादा आने का मतलब है कि उसका न्यूक्लियस क्या है? पावरफुल है, और न्यूक्लियस पावरफुल है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली टू एटॉमिक साइज। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का साइज उतना ही ज्यादा कम होता रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सो व्हाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। रीजन समझ में आ गए होंगे। दो रीजन हमने डिस्कस किए। पहला रीजन है कि जब भी कैटायन बनता है तो वैलेंस शेल डिसअपीयर हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा और कैटायनिक रेडियस भी क्या हो जाएगी? छोटी। सेकंड रीजन क्या है कि कैटायन में जेड इफेक्ट जो होता है, या जिसको हम बोलते हैं पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। उस वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है, तो रेडियस भी कम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जैसे एनायनिक रेडियस, ठीक है। तो एनायनिक रेडियस के बारे में जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो एनायनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द रेडियस ऑफ एनायन is always greater than their parent atom, is always greater than their parent atom, ठीक है। अब क्यों एनायन की रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ी होती है, इसके भी हम रीजन जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, हम अगर ये रीजन जानने से पहले एक बार अगर हम एनायन को समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। लाइक फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये F नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो फ्लोरीन की जो रेडियस है वो नॉर्मल एटॉमिक रेडियस, बट जो F नेगेटिव की रेडियस है वो एनायनिक रेडियस कहलाएगी, बिकॉज यहाँ पे एनायन आ गया। अब इसका रीजन अगर समझना है तो बहुत इजी है रीजन समझना है। देखो कैसे, तो इसके हम यहाँ पर दो रीजन डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम दो रीजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला रीजन हो जाएगा कि जो एनायन होता है, मतलब जब किसी न्यूट्रल एलिमेंट से एनायन बनता है, तो एनायन कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आप खुद ही सोचो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, मैं बता देता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब होता है नेट रिपल्शन। क्या होता है इसका मतलब? नेट रिपल्शन। जैसे हमने जेड इफेक्ट पढ़ा था, नेट अट्रैक्शन। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? नेट रिपल्शन, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट कब होता है? नेट रिपल्शन, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अब देखो फ्लोरीन था, ठीक है, रीजन समझते हैं। फ्लोरीन था तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,7। फ्लोरीन यही तो होता है 2,7। 9 होता है एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो 2,7 है ना, 9 एटॉमिक नंबर होता है।
बट जब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब ये 2,8 हो गया। ठीक है, रीजन समझना, पहले फ्लोरीन की ये फर्स्ट शेल है और फ्लोरीन की ये सेकंड शेल है। तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, पहले जो इसकी बाहर वाली शेल थी इसमें सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑब्वियसली बात है इस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता ही होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि लाइक चार्जेस है। बट अब फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से भी ले लिया। तो जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा ना, तो अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इसकी वैलेंस शेल में। अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है ना, रिपल्शन और ज्यादा बढ़ता है। ऑब्वियसली बात है, एक क्लास है, एक क्लास में 7 बच्चे ऑलरेडी हैं, ठीक है, कमरे में 7 बच्चे ऑलरेडी हैं और उन्हें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। बट एक बच्चा अगर और बाहर से आता है तो ऑब्वियसली बात है एडजस्टमेंट में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे तो वही रिपेल कर रहे थे, अब 8 आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन को जब जगह दी तो ये सब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा पास आ गए। पास आने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से एटॉमिक साइज जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जो पहला रीजन हो जाएगा, फर्स्ट रीजन, ठीक है, ऑफ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस ऑफ एनायन इज द ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या रीजन होगा, ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब ग्रेटर रिपल्शन। और रिपल्शन क्यों होगा, रिपल्शन होगा बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये अंदर बैठे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहले इन 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, राइट। अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब 8 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा रिपेल करेंगे, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन में जब रिपल्शन होगा तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा पहला रीजन हो जाएगा। और सेकंड रीजन अगर हमें जानना है तो सेकंड रीजन सेम होगा जो लास्ट वाले केस में हमने किया था, जो कि है जेड इफेक्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इन एनायन जेड इफेक्ट, या जेड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, इज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, इज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे, देखो फ्लोरीन है ये 2,7 और F नेगेटिव है 2,8, तो Z बाई E निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 9, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, तो आंसर विल बी 1। अब यहाँ पर Z बाई E निकालते हैं, एटॉमिक नंबर तो 9 है बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0.9 आ रहा है। देखो Z इफेक्ट कम है, Z इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन, नेट अट्रैक्शन। तो देखो F नेगेटिव मतलब एनायन में जो अट्रैक्शन है वो कम है, और F में Z इफेक्ट ज्यादा है, मतलब F में अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन का साइज जो होगा वो छोटा रहेगा, बट यहाँ पर अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो F नेगेटिव का साइज है वो बड़ा रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि द रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम। तो हमने यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस डिस्कस कर ली और आयनिक रेडियस भी डिस्कस कर ली। अब हमारे पास बचती है थर्ड रेडियस, जो कि है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, थर्ड रेडियस क्या है हमारे पास, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे समझेंगे। देखो मेटेलिक रेडियस की अगर मैं बात करूं ना तो कुछ पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं। मेटेलिक रेडियस इज द लार्जर रेडियस देन कोवेलेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो इट इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इनका ऑर्डर, इट इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, क्यों लार्जर होती है, बिकॉज कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई मेटेलिक रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस, बिकॉज जो मेटेलिक बॉन्ड्स होती है ना वो वीक बॉन्ड्स होती हैं। देखो केमिस्ट्री में बॉन्ड्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई बॉन्ड लेंदी है ना तो वो वीक होगी, और अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना तो वो शॉर्ट होगी। तो शॉर्ट बॉन्ड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग बॉन्ड्स आर ऑलवेज वीकर। So it is metallic bond is larger than covalent, metallic radius is larger than covalent radius because क्या हो जाएगा, because metallic bonds are weaker than covalent bond, are weaker than covalent bond। ठीक है,
बिकॉज जो मेटेलिक बॉन्ड्स होती हैं वो वीकर होती हैं कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेटेलिक बॉन्ड को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। देखो मेटेलिक बॉन्ड को अगर आपको डिफाइन करना है ना, तो मेटल जो होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। तो मेटल के एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसा भी बन रहा है एडजस्ट कर लेना, इस तरह से चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये है एक मेटल का पीस लिया, उसको जूम करके देखा तो एटम कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। सो किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल में इन अ मेटेलिक क्रिस्टल शायद आपको ये दिख ना रहा हो यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत सारे सर्कल्स इस तरह से अरेंज कर रखे हैं। तो मेटेलिक क्रिस्टल में क्या होता है ना, कोई भी दो एडजेसेंट एटम ले लो, लाइक मैं ये वाला एटम और ये वाला एटम ले लेता हूं, ठीक है, या फिर ये वाला एटम और ये वाला एटम ले लेता हूं। इन दोनों एडजेसेंट एटम के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी ना, उसका अगर हम हाफ कर देते हैं, वही होती है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस को डिफाइन करना बहुत ईजी है कि इन अ मेटेलिक क्रिस्टल हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोई भी दो एटम्स के बीच का नहीं होना चाहिए, हमेशा एडजेसेंट एटम के बीच का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप एक एटम ये ले लेते हो और एक एटम ये ले लेते हो ऊपर वाला, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एडजेसेंट एटम्स होने चाहिए, ठीक है, चाहे अगल बगल या ऊपर नीचे। तो इन मेटेलिक क्रिस्टल हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स, ऑफ टू एडजेसेंट, ठीक है, क्लोजली पैक्ड एटम्स, क्लोजली पैक्ड एटम्स is called metallic radius, is called metallic radius, ठीक है। तो ये होती है हमारी मेटेलिक रेडियस, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम मेटेलिक रेडियस की जब बात चली रही है ना, तो हम इनका ऑर्डर भी देख लेते हैं लगे यार, ठीक है। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लेते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वाली। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम बात करें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना कि किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है और किसकी रेडियस सबसे कम होती है, देखो स्कैंडियम की ज्यादा होती है, फिर टाइटेनियम, ठीक है, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज की भी ज्यादा होती है, ठीक है। आयरन और कोबाल्ट की जो एटॉमिक रेडियस होती है और निकल की, ये लगभग बराबर ही होती हैं, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, नियरली इक्वल्स टू। फिर कोबाल्ट की कम होती है, लेकिन जिंक की यहाँ पे अगेन कॉपर से ज्यादा हो जाती है, कोबाल्ट नहीं कॉपर है, कोबाल्ट तो ये आ गया ना बीच में, Cu है। अब इसका रीजन समझते हैं, क्योंकि रीजन ही पूछा जा सकता है कि व्हाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ स्कैंडियम इज ग्रेटर देन टाइटेनियम, वेनेडियम। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कैंडियम में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ने से ना एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है रेडियस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन हो जाएगा ना, यहाँ तक का रीजन वो ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो Z इफेक्ट है, Z इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये इक्वल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो Z इफेक्ट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर है, मतलब जितना रिपल्शन है उतना ही अट्रैक्शन है। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Z इफेक्ट इज लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर आगे जाके जिंक में रिपल्शन ज्यादा हो गया तो जिंक की रेडियस बड़ी हो गई, ठीक है। और इसको हम सिंपल और सरल भाषा में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, न्यूक्लियस पावरफुल होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एटॉमिक साइज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस भी कम होती जाएगी, ठीक है। इस तरह भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मेटेलिक रेडियस को।
चलिए अब हम बात करते हैं वन डर वॉल रेडियस की, जो हमारी थर्ड रेडियस है। ठीक है, वन डर वॉल रेडियस के बारे में बात करते हैं। देखो वन डर वॉल रेडियस बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, इजी टॉपिक है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ किसमें होती है, नोबल गैसेस में पाई जाती है, गैसेस में पाई जाती है वन डर वॉल रेडियस। ठीक है, इनर्ट गैसेस में, इनर्ट गैसेस में सिर्फ वन डर वॉल रेडियस ही होती है। ठीक है, और जो गैसेस होती हैं उनमें भी वन डर वॉल रेडियस ही होती है, बट इनर्ट गैस पर्टिकुलरली। देखो अगर हम बात करें ना वन डर वॉल रेडियस की, तो वन डर वॉल रेडियस पाई जाती है गैसेस में। अब गैसेस में तो हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो, क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एटम से भैया कभी अभी यहाँ है, थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में दूर यहाँ पहुंच गए, तो ये तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, या कभी कभी पास आ गए, कभी दूर हो गए। तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि एटॉमिक रेडियस कम ज्यादा होती रहेगी। तो यहाँ पर जब भी इसको हम डिफाइन करते हैं ना, किसको डिफाइन करेंगे? जब भी हम वन डर वॉल रेडियस को डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं कि इन दी सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये हमने पहले ही कह दिया कि फिलहाल हमने एक्सप्लेन करने के लिए गैस को एक सॉलिड स्टेट में लेके चले गए। तो सॉलिड स्टेट में जब हम गैस पार्टिकल्स को लेके जाएंगे तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ टू सिमिलर, अब नॉन बॉन्डेड आएंगे यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम, क्योंकि गैस पार्टिकल्स है ना, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, इज कॉल्ड वन डर वॉल रेडियस, वैन डर वॉल रेडियस। तो जब भी इसको एक्सप्लेन करो ना एग्जाम में, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जरूर लिखना है। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे स्किप नहीं करना है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बदल देंगे, पूरी डेफिनेशन का, सॉरी। सो हमेशा ध्यान रखना है ये वन डर वॉल रेडियस होती है। तो एक पॉइंट में इस अलग से लिखा रहा हूं कि इन इनर्ट गैसेस ओनली वन डर वॉल रेडियस अकर्स, इनर्ट गैसेस में सिर्फ वन डर वॉल रेडियस होती है। ठीक है, ओनली वन डर वॉल रेडियस अकर्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, सो आई होप बच्चों हमने चारों रेडियस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसमें रेडियस में, वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी की, कि कैसे एटॉमिक रेडियसेस डिक्रीज होती हैं, कैसे एटॉमिक रेडियसेस इंक्रीज होती हैं, पीरियोडिसिटी क्या होती है इनकी, तो हमारा टॉपिक ये लगभग फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो किसी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हो ना, तो उसमें इस तरह से एफर्ट डालो कि उस टॉपिक में कुछ बचे ना फिर। तो अगर हम बात करें ना पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस की, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, या हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज होगी या कैसे डिक्रीज होगी, और क्यों इंक्रीज होगी क्यों डिक्रीज होगी, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो सबसे पहले तो हम जब बात चली है पीरियोडिसिटी की, तो पीरियड से ही शुरू कर देते हैं कि किसी भी पीरियड में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कैसे पता करेंगे? देखो सो जब हम किसी अलोंग अ पीरियड मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, सो अलोंग अ पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, खुद ही बताओ कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे किसी पीरियड में, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सो कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, सेकंड पीरियड ले लेते हैं, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहां पर अगर हम बात करेंगे किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती रहती है? कम होती रहती है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बट नियोन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि नियोन जो होती है वो वन डर वॉल रेडियस होती है नियोन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिथियम और बेरिलियम में मेटालिक रेडियस होती है, और बाकी इन सब में क्या होती है? कोवलेंट रेडियस होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑर्डर ही हो जाएगा। सो पीरियोडिसिटी क्लियर हुई। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नियोन जो होता है किसी भी पीरियड में,
ठीक है, किसी भी पीरियड में जो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होती है वो नोबल गैसेस की होती है। ठीक है, तो रीजन पूछ सकते हैं कि कोई तो क्या बताना है कि नोबल गैसेस में वंडरवॉल रेडियस होती है, और वंडरवॉल रेडियस होने की वजह से इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें नोबल गैस को हटा के, अब बताओ कि अब किसकी ज्यादा होती है, तो फिर सबसे ज्यादा होती है एल्कली मेटल्स की। ठीक है, ध्यान रखना है, और सबसे कम होती है हैलोजेंस की, इतना ध्यान रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, इन अ ग्रुप। ठीक है, इन अ ग्रुप या डाउन अ ग्रुप भी हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो उस केस में पीरियोडिसिटी के क्या हालचाल होते हैं। ठीक है, देखो एक चीज सोचने वाली बात है ना कि जब हम किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से हम आ रहे हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम में 2,1, सोडियम में 2,8,1, ठीक है, पोटेशियम में 2,8,8,1, इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इसी ग्रुप की, तो यहाँ पर सीजियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, और सबसे कम होगी हाइड्रोजन की। हमेशा ध्यान रखना है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, कैसे किसी पीरियड और किसी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस वेरी करती है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और बच रखा है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो पहला फैक्टर जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के, कि अगर किसी की शेल्स को हम इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, और ये फैक्टर जनरली हम कंसीडर करते हैं ग्रुप के केस में। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, है ना। जेड अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये हम देखते हैं पीरियड के केस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन। अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, तो इसी वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इसको हम देखते हैं ग्रुप में। देन हमारे पास एक और आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये अभी तक हमने कवर नहीं किया है। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली होता है एटॉमिक रेडियस के। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट दे दिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और हमसे पूछा गया कि बताओ इन तीनों में से एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितनी बॉन्ड्स हैं, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ पर कितनी बॉन्ड्स हैं, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ पर कितनी बॉन्ड्स हैं, 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी रेडियस सबसे कम हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, सो आई होप हमने एटॉमिक रेडियस अच्छे से डीप में क्लियर कर लिया है। अब एटॉमिक रेडियस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी टॉपिक में। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सेप्शन वाला टॉपिक बचता है कि जैसे हम ग्रुप्स को देखते हैं, ठीक है, तो सीजियम और फ्रांसियम जो होता है उसकी एटॉमिक रेडियस नियरली सेम होती है, बेरियम और रेडियम की नियरली सेम होती है। रीजन पूछ सकते हैं ऐसा क्यों होता है, तो आंसर हो जाएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम और फ्रांसियम नियरली इक्वल, ठीक है, बेरियम और रेडियम की नियरली इक्वल, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी और मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बराबर होती है। तो इनका रीजन क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा बच्चों एक और रीजन भी होता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम की जो रेडियस होती है वो नियरली सेम होती है। रीजन हो जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन
कॉन्ट्रैक्शन। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक रेडियस में हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर किए जाएं। और आज का ये सेशन कैसा लगा, आज का ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताना और अपना फीडबैक प्लीज कमेंट में देना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।